सेठ साहब, हर गुजरता दिन तस्दीक होती जा रही है आपके एनालिसिस की कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, लेकिन जाहिर है खुल के इकरार नहीं किया जा सकता, माना नहीं जा सकता कि पसे पर्दा मामला तय पाए हैं, लेकिन इशारे बहुत वाजे हैं और अक्लमंदों के लिए तो इशारे काफ़ी होते हैं। उसका एक बड़ा इशारा आज हमें मिला, वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब गए इमरान खान साहब से मिलने, लेकिन बाहर आके मीडिया से जो उन्होंने बात की उन्होंने नहीं बताया कि इमरान खान साहब ने आज की मुलाकात में क्या कहा। उन्होंने प्लान दिया कि हम उससे पहले 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रहे थे, वो मनसूख करके अब हम सवाबी में एक इज्तिमा करेंगे जहां हम कॉल देंगे कि मुल्क को कैसे बंद करना है या लाहे अमल क्या होगा हमारे एहतजाज का, और जमा होंगे वहां पर आइंदा के लाहे अमल के लिए। और हद हो गई, अब हम इस हुकूमत को ख़त्म करके हटा के ही दम लेंगे। इस तरह की उन्होंने बातें की, ऐसे लग रहा था कि उनका जो दिलो दिमाग है वो कहीं और है, लेकिन ज़ुबान कुछ और कहना चाह रही है। बहरहाल ये अपनी जगह पर अहम बात है कि उनकी मुलाकात हुई है बड़े अरसे के बाद बानी PTI से। और दूसरी तरफ आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और बड़े रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, असद कैसर साहब हैं, उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल साहिबा है, शिबली फराज साहब हैं, ये 2 दिन पहले मुलाकात के लिए गए तो उन्हें अच्छा खासा इंतजार करवाया गया जेल इंतजामिया की जानिब से। और फिर जरताज गुल साहिबा ने ये कहा मीडिया पे कि हमें कहा गया कि आपने सियासी बात नहीं करनी। असद कैसर साहब ने इतना प्रोटेस्ट किया, तंज करते हुए कहा कि सियासी बात नहीं करनी तो हम उनके साथ क्या मौसम के हाल पे बात करें। वो टीम जाती है, उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, बाहर आके वो गरजते बरसते हैं, आइंदा के लिए एहतजाज की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इमरान खान साहब ने क्या कहा या मुलाकात कैसी रही। तो जो उनका लहजा था वो सुनवा दें, फिर मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आती हूँ। हमने एक प्लान बनाया हुआ है और उस प्लान में अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है और हमने अभी एक फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये जो फॉर्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ तजियाकार कह रहे हैं डील हो गई है, तो उनकी बात सुन के कंफ्यूज ना हो। सेठ साहब, क्या ये सारी बातें डील के तासुर को रद्द करने के लिए की जा रही हैं और क्या वाकई लोग नहीं समझेंगे? नहीं, लोग तो समझेंगे कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हम भी कह रहे हैं लोग बेवकूफ नहीं है, लोग को पता है कि गंडापुर साहब गरजते बहुत हैं और करते कम है। और ये जो सारा सिलसिला है ना कि चुन चुन को लोगों को इजाजत दी जा रही है इमरान खान को मिलने के लिए, और ये वो लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते हैं जी। तो ये कोई पैगाम ले जा रहे हैं खान साहब के लिए। और ये जो भाई लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई और लोग मिले खान साहब को और कोई ये जो सारी जो एक एफर्ट हो रही है इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। कोई और लोग मिलेंगे, वो कुछ और कहेंगे, खान कुछ कह देगा, बाहर आके कुछ कहेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। वो चाहते हैं कि बड़ी क्लियर कट पैगाम खान को मिलना चाहिए। उन्होंने 3-4 लोग चुन लिए, इनमें से एक फवाद चौधरी साहब के भाई साहब हैं और बाकी 3 लोग जो हैं जिनको मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसी ग्रुप का हिस्सा है, उनको भी इजाजत मिल जाएगी। मगर वो लोग जो ज्यादा इनकलाबी हो रहे हैं इस वक्त और ज्यादा गड़बड़ के शौक में, ये जो इनकलाब लाया जाए, ये किया जाए और ये, उनको इजाजत नहीं मिलेगी खान साहब को मिलने। उन्हीं को जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अब फॉर एग्जांपल सलमान अकरम राजा जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। इसी तरीके के साथ और भी लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल है उनको अकेला कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा इमरान खान साहब के साथ। अगर जाएंगे भी तो वो इनके इसी किस्म के लोगों के साथ जाएंगे, अकेले उनको नहीं जाने दिया जाएगा, जैसे फैसल चौधरी को जाने दिया। ठीक है ना। तो बात यह है कि इस वक्त एक कंसर्टेड एफर्ट है कि खान साहब को समझाया जाए। आज मैं आपको बता देता हूं कि पहले मैंने जो बात की थी, मैंने कहा था उनको समझाया जाए, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकालें, कोई बैठ के बात निकालें, आप हुकूमत के साथ बैठ के, और अगला रद्द अमल जो है कि अगली इलेक्शन कब होनी है, किस तरीके से होनी है, पार्लियामेंट ने कैसे चलना है। आप आए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो इस वक्त बैठे हैं उनके साथ बात करें। आज आपने देखा एक और भी मजमून आ गया है अखबार के अंदर, हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब जो बड़े करीब हैं सोर्सेज से, जिनसे ये बातें समझ आती हैं, तो वो उन्होंने भी ये लिखा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि जी हमें क्या है, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट से बात करें, हम तो सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अब वो लोग तो सब कुछ समझते हैं ना, तो कहने की बातें होती है। अब बात यह है कि गंडापुर साहब जो है, आपने देखा जलसे जो है वो मुलतवी होने शुरू हो गए।
अब वो मुशावरत के लिए इकट्ठे होने का फैसले होने शुरू हो गए। तो ये टाइम गेन कर रहे हैं अच्छा। खान साहब को मनाने के लिए। मगर जो टेम्पो है ना रेजिस्टेंस का, टेम्पो को रखना चाहते हैं। ये ना लगे लोगों को कि टेम्पो ही गिर गया है, सारे बह गए। तो ये साथ साथ हवा भी चलानी है, रेजिस्टेंस की करना है, ये है वो है, और साथ साथ जो है थोड़ा पोस्टपोन भी करते जाना है ताकि खान साहब को मनाने का टाइम बन जाए। अब खान साहब को क्या बनाने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से समझे। अब आप मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज नहीं लेते, गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से जो पैगाम गया है वो ये गया है कि भाई साहब मिलके बैठते हैं, अगली इलेक्शन की बात करते हैं, कब होगी, ये टर्म पूरी कंप्लीट होगी हमारी, आप पार्लियामेंट में आके बैठे और आप सही तरीके से सियासत करें जो ऑपोजिशन की सियासत होती है। अच्छा। मगर ये एंटी स्टेट सियासत जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहली बात। और अगर आप कंटिन्यू ये करेंगे और आप फिर जैसे वो कहते हैं ना गंद डालेंगे, पहले आपने जुडिशरी के अंदर गंद डालने की कोशिश की, वो आपने देखा आपने कैसे उसको स्टेबलाइज कर लिया। अब आप सड़कों की कर रहे हैं, वो भी आपने देख लिया, आपने स्टेबलाइज तो कर ही लिया। अब आपके पास क्या रह गया? अब ये जो आपके मोहरे हैं, गंडापुर साहब हो गए, उषा बीबी हो गई, फैसल हो गया, है जी, तो ये जो आपके मोहरे हैं इनको, दे आर सेंसिबल पीपल। आपने सुना नहीं बैरिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर सैफ का जो बयान है आज जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं वो सुनवा दूं? हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं हुई। सुनवा दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मुझे वो भी समझना है कि क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स में। जी, बैरिस्टर सैफ का बयान। सिर साहब वो कह रहे हैं डील नहीं है, मुफाहमत है, क्या फर्क होता है इसमें? बहुत अच्छा। देखिए, आप भूल गई हैं, मैंने भी यही लफ्ज कहा था। मैंने कहा था डील की कोशिश हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ट्राई करते हैं डील के लिए। अब अंडरस्टैंडिंग का ये मुराद है कि कोई ना कोई बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं डील कर लो। डील अभी हुई नहीं है, मगर अभी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। या बैरिस्टर साहब ने बड़े वाजे कर दिया है हाँ। कि एक जमहूरी निज़ाम जो है उसको चलाना है, उसके अंदर रह के सब कुछ करना है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि लेट्स ट्राई दैट रूट। अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि धमकी क्या है। धमकी ये है कि अगर आप उस रास्ते पे नहीं आते, मफाहमत के रास्ते पे, कॉम्प्रोमाइज के रास्ते पे, अच्छा, जमहूरियत के रास्ते में, पार्लियामेंट के रास्ते में, अगर आप ये रुखसाना लोगों को, अवाम को सड़कों पे निकालना, IMF को गालियां देनी एंड सो ऑन, डिसरप्ट करने की अगर आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे तो फिर हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और हम करेंगे क्या फिर? एक तो ये है कि ये आपके सारे मोहरे जो है ना सारे अंदर कर देंगे, फिर निकलेंगे नहीं बाहर। हम कानून हमने बना लिए हैं, हमने तैयारी कर ली है उसकी पूरी। अब मैं क्या आपको बताऊं तैयारी कैसे हुई है? वो हो गई है तैयारी, आपको भी नजर आ रहा है तैयारी कैसे होगी। तैयारी हो गई है उसकी। अब हमें डिरेल जजेस नहीं कर सकते। और पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मार्शल लॉ फिर तो नहीं लग सकता, ना ही हम लगाएंगे। मगर हम मिलिट्री कोर्ट्स तो करेंगे ना। तो हमने तो ऑलरेडी वो कानून तो पास कर दिया टेररिज्म का जी। तो अब मिलिट्री कोर्ट वाली बात भी चल रही है। तो फिर अगर ऐसे होगा तो फिर खान साहब और जनरल फैज हमीद, फिर उनके साथ खान साहब को भी लगा दिया जाएगा। अच्छा। और वो ट्रायल शुरू हो जाएगी। और वो अगर ट्रायल शुरू हो जाती है तो फिर वापसी कोई नहीं है उसके बाद। फिर वो दोनों गए। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम दिया जा रहा है बड़ी सख्ती के साथ। और ये लोग जो जा रहे हैं खान साहब को मिलने, उनको समझ आ गई है अच्छा भाई हुण खान नूं मनाना बड़ा जरूरी है, बिकॉज ये तो बड़े सीरियस ने, ये तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट ऑफ लाइक दिस। इसीलिए वो बात चलती है, माफी मांग लो, सीधे हो जाओ, अच्छा, सही रास्ते पे आ जाओ। और वो खान सही रास्ते पे आ नहीं रहा। मगर अब आपने देखा क्या हुआ, ये पहली गड्ढापुर की मीटिंग है, मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि अब खान की बयानबाजी बंद हो जाएगी। मैंने कहा था ना, आप मेरा क्लिप निकाल लें जी। जिस दिन इमरान खान ने कहना बंद कर दिया कि स्ट्राइक करो, धरने करो, बाहर निकलो, देन यू शुड एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ बन रही है। खिचड़ी की जगह पे पुलाव बनना शुरू हो गया है। तो अब बात यह है कि अभी वो स्टेज नहीं आई, पहले कोई थोड़ी सी रीअश्योरेंस मिलनी पड़ेगी, फिर खान साहब को खुली छुट्टी मिलेगी बोलने। और तो इंतजार करें, देखें खान साहब का क्या रवैया होता है जी। उसके ऊपर अब पार्टी का प्रेशर भी आना शुरू हो गया है कि खान साहब यह रास्ता जो है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। बाकी सियासत के अंदर कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है कभी आगे बढ़ने के लिए। और सारी सियासत का मतलब ही ये होता है
कि जब आप इस किस्म की तकलीफ में हो तो आपको पहले अपने आप को तकलीफ से निकालें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐ नहीं कि तो समुद्र ही सुटता गया है, तो तैरना आंदा कोई नहीं, तो उत्थों बह के तुसी मां बहन कर रहे हो, ऐ नहीं हो सकता। पहले स्विमिंग सीखो तो फिर आ जाओ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विद खान साहब, और ये लोग लगे हुए हैं अब उनको समझाने के। अगर ये ना समझा सके और खान साहब ने जिद करते रहे तो फिर ये वापस जो पहले हो रहा था वही होगा। तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है, कितने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड कैरेट रूल का, जी, बिकॉज द सेटिंग हो चुकी है कोर्ट मार्शल की, एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको भी वो तलवार लटकी रहेगी, किसी वक्त भी वो किया जा सकता है, तलवार लटकी रहेगी टू मेक श्योर दैट खान साहब बिहेव्स। खान साहब बिहेव नहीं करेंगे, इनकलाबी बनेंगे जेल में बैठ के, तो फिर इनकलाबियों के साथ जो होता है वही होगा। अच्छा, ऐसे बैरिस्टर सैफ इसी तरह की पेशगोई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1.5 माह में मुकदमात इमरान खान साहब के ख़त्म हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट जैसे आप कह रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट वाले मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन अब क्लैरिटी मिल गई कि 2 केसेस हैं, 2 सिनेरियोज हैं, विच वे इमरान खान जो इंतखाब करेंगे उसके मुताबिक होगा। लेकिन सिर साहब, क्या इस सारे मामले से हुकूमत आगाह है? जैसे ख्वाजा आसिफ ने कुछ मुबहम सा ट्वीट किया कि कुछ से पर्दा है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कोई डील नहीं हुई। तो क्या कंफ्यूज है हुकूमत या ला इल्म है, इल्म में ही कुछ नहीं? नहीं, ना कंफ्यूज भी नहीं है, ला इल्म भी नहीं है, सब पता, मिलके हो रहा है सब कुछ। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे कि अभी डील नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं कि डील की कोशिश की जा रही है। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यार डील कराओ। ओके, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ। तो राना सही कह रहा है कि कोई डील अभी नहीं हुई, यही बैरिस्टर भी यही सही कह रहा है कि अभी डील कोई नहीं हुई, और अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी बात आगे बढ़ाएं, अब कुछ सही तरीके की तरफ आए। जब वहां आएंगे तो फिर डील होगी ना। डील तो वो होगी जब खान मान जाएगा बात, फिर डील होगी ना। ठीक है, ठीक। उस डील का हिस्सा ये होगी कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, डील का हिस्सा ये होगी खान साहब बाहर आ जाएंगे, कोर्ट मार्शल नहीं होगा, गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी, ओके, ऑपोजिशन होगी जो ऑपोजिशन होती है, ठीक है, मगर एवरीबॉडी विल बिहेव लाइक अ गुड बॉय एंड कैरी ऑन दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट। अच्छा, ये ऑफर अभी खान साहब के सामने रखी जा रही है और 1.5 से 2 हफ्ते आपने बोला उनको वक्त दिया गया। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार कभी अदा किया तो वो खुद बताएंगे, वो किसी से डरते नहीं है और सबको पता है किसने क्या किरदार अदा किया है। बुशरा बीबी की रिहाई में क्या किसी और का किरदार है? बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। देखिए, जब भाई लोगों ने गंडापुर साहब को कहा जा यार जाके समझा अपने लीडर, गंडापुर ने कहा यार मैं बड़ा कमजोर आदमी हाँ, अगे मेरे से बड़े इल्जाम लगे ने कि मैं इधर भी खेडना ते इधर भी खेडना, पक्की सड़क ते भी चलना ते कच्ची सड़क ते भी चलना, तो यार है बेटा बोझ मैं नहीं लै सकता, बने कोई वो बुशरा बीबी ਨੂੰ भी कहो ना, ਉਹਨੂੰ भी जरा मेरे नाल लगाओ। अच्छा। और 1-2 और बंदे लगाओ मेरे नाल, और शाह महमूद कुरैशी ਨੂੰ भी कढो, ਉਹਨੂੰ भी कहो वो भी बाहर आवे, बुशरा बीबी भी लगन, मैं भी लगना, फैसल ਨੂੰ भी कहो, ਅਸੀਂ पूरा घेरा करिए जाके खान ਨੂੰ, मैं कल्ला नहीं कर सकता कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बुशरा बीबी से बात की, उसने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है अगर ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तो समझती हूँ कि खान साहब जो है वो इज टेकिंग द हार्ड लाइन, मैं समझाती हूँ जाके। अच्छा। तो बुशरा बीबी भी ऑन बोर्ड हो गई। अब वो पेशावर क्या करने गई थी? पेशावर वो कंसल्ट करने गई थी गंडापुर के साथ, वो भाई तेरी की गल हुई है, मेरी है गल हुई, तेरी है गल हुई, हुण की करना है, हाउ डू वी गो अबाउट इट? अच्छा, तो ये डिस्कशंस हो गई हैं। अब वो प्लान बन गया है कि खान को किसने पहले जाना है, किसने इकट्ठे जाना है, और गंडापुर पहले वो आया है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की भी मुलाकात हो जाएगी, फैसल की तो हो ही गई है, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब भी बेल पे आ जाएंगे बाहर, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। समझिए आप, मैंने आपसे कहा था डील जो हुई है वो गंडापुर के साथ हुई है कि तेन बाहर काट देने, तेन फड़ते नहीं, तू यह काम कर, उन्होंने कहा डन। बुशरा बीबी के साथ कहा बाहर निकाल देते हैं, ये काम करें, उन्होंने कहा डन।
अब शाह महमूद के साथ भी यही होने लगा है, वो आ जाएंगे, आप देखिएगा। और फैसल के साथ भी ये है कि तुम फिक्र ना कर, तुम जाओ, तुम्हें मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि आप देखिए ना कि वो फैसल के खिलाफ को बाकी जो वकला हजरात हैं जो बड़े अग्रेसिव हुए हैं वो बोले हैं उसके खिलाफ। सलमान राजा बोला ना उसके खिलाफ, है कि तू उठ के चला गया चौथे बल्ले, हम मैं सेक्रेटरी जनरल, आई एम द लॉयर। मगर बेसिकली राजा साहब थोड़े से इनकलाबी बने हुए ना आजकल, तो मेरा ख्याल है दैट डजंट सूट द एस्टैब्लिशमेंट। और कोशिश यही है कि राजा साहब जैसे लोग जो हैं वो बाहर ही बैठे रहे तो अच्छा है, अकेले ना ही मिले खान साहब को तो बेहतर है। ऐ ना हो खान साहब ने फिर दिमाग इस गल कर कि अवाम तैयार है, डटे रहो, ये है वो है, वो मारे ना जाइए। तो अगर सलमान राजा साहब को इजाजत मिली भी, बिकॉज जाहिर है कि कोर्ट केसेस भी वो कर रहे हैं, तो दे विल मेक श्योर कि और भी लोग होंगे साथ, ताकि राजा साहब का कोई अगर इनकलाबी पैगाम है तो वो डाइल्यूट हो जाए। तो अगर ताउन का इरादा किया जाता है तो आपके ख्याल में पार्टी उस पर मुत्तफिक हो जाएगी? आप इनकलाबियों की बात कर रहे हैं, हार्ड लाइनर्स की बात कर रहे हैं, जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जंग को फाइनल स्टेजेस तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर खान साहब की तरफ से सॉफ्ट मैसेजिंग की गई तो सभी आमीन कहेंगे? हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, ये कभी भी सॉफ्ट मैसेजिंग नजर नहीं आएगी, वो कहेंगे हार्ड मैसेजिंग। उन्होंने तो ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है पीटीआई ने कि खान बाहर आ रहा है। आपका ख्याल है ये जो सारा डोनाल्ड ट्रंप वाला ड्रामा सब ड्रामा है? अच्छा, इनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खान को बाहर नहीं निकाल सकता, इनको पता है खान अपने आप को बाहर निकाल सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि खान जो है वो अपने आप को बाहर निकाले। और ये लोग शुरू हो गए हैं कि जी खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है। और जब वो बाहर आएगा तो ये कहेंगे कामयाबी हो गई, हमने अब खान को बाहर ले आए हैं, वाह 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 वाह। आप समझ रहे हैं? दिस इज द वे इट हैपेंस। अच्छा, तो आपने मुलाकातों की बात की, इसका तो मतलब फवाद चौधरी साहब भी जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं और फिर हमें नजर आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और चेहरा। फवाद चौधरी साहब भी तो चाहते हैं ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी घिराव हो रहा है खान का बाय पीपल हु आर इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट बाय पीपल हु आर नॉट इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, ये सब सेठी साहब अगर होना शुरू होता है और इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद, और वो इमरान खान साहब, वो बानी पीटीआई जो मुल्क से बाहर नहीं गए दीगर सियासी लीडर्स की तरह, वो यकदम इस तरफ आ जाते हैं जिस तरफ पहली सियासी क़यादत को आना पड़ा। और आपने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुफाहमत की मिसालें दी थी, तो इन अ वे ये उसी लाइन में आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ साहब को ये देखते हैं कि मुल्क में होते हुए वो कोई बात नहीं करते, वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मत छेड़ कि हाँ मैं तहिया तूफ़ान किए। वो एक शेर पढ़ते हैं जो वतन वापसी पर भी उन्होंने पढ़ा था। ये क्या सियासतदानों का हमारे रवैया है कि वो मुल्क में होते हुए सियासत पे वो बात नहीं कर सकते, जब बाहर जाते हैं तो आईनी इदारों पे वो ज़रूर इल्ज़ाम तराशी करते हैं लेकिन असल ज़ख्म वहाँ पर भी नहीं छेड़ते? क्या वजह है? नहीं, आपकी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के अंदर हमेशा वो मीडिया से बात करते हैं, सारी बातें तो मुल्क के अंदर होती हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि जब वो बाहर जाते हैं तो जिस जगह भी वो अपना फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं वहाँ मीडिया आया हुआ होता है ना जी। तो वहाँ वो घेराव हो जाता है किस्म का। तो वहाँ पर जब घेराव होता है तो सवाल पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब जब लंदन जाते थे और अब भी जब जाएंगे तो एयरपोर्ट पे भी लोग इनको पकड़ लेंगे, सवाल पे सवाल आ रहे होंगे, एक आध जवाब दे देंगे, फिर चलते जाएंगे। फिर वो पहले वो स्टैंड अप टेरेस जाते थे जहाँ हसन का दफ्तर था, वहां भी सीढ़ियों से उतरते तो बाहर मीडिया बैठा होता था। मियाँ साहब वो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। तो मियाँ साहब वो एक लाइन दो लाइन बोल देते हैं, उसके ऊपर आयशा बड़ी परेशान हो जाती है। आयशा कहती है पता नहीं इसके 100 माने निकालने की कोशिश करती है। तो इसलिए उसमें कोई 100 माने निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स करें। मियाँ साहब अपने काम से गए हुए हैं, कोई पर्सनल सी काम है वहाँ वाशिंगटन में, वो मुस्लिम लीग नून के। अब आपने कोई पहचाना है किसी को वहाँ? आपका ख्याल है उनमें से कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप पहचानती हैं? तो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी उन्होंने दावत की, मियाँ साहब ना तो नहीं कर सकते, 2 दिन रहना सी, वो थे मिल लिया। अब वो सारा जाहिर है रिकॉर्डिंग भी होती है, लोग फोन लेके बैठे हुए होते जी। और तो सवाल पूछते हैं तो मियाँ साहब फिर थोड़ी सी शेर व शायरी कर देते हैं। मियाँ साहब कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, बाकी वही बातें करते हैं जो पहले उन्होंने की। आई डोंट थिंक यू शुड रीड टू मच इनटू इट। ओके, तो व्हाट अबाउट पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसको मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब से बात की, अपने वालिद साहब से, कि ख़रीदने में इंटरेस्ट शो किया। उधर केपी गवर्नमेंट
10 अरब की बोली लगने के बाद इन दोनों का इंटरेस्ट क्या शो करता है? केपी को तो चले छोड़े, मरीम नवाज साहिबा का जो इंटरेस्ट है क्या बन सकता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अगर ऐसा होता है? कुछ भी नहीं बन सकता। देखिए, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मरियम नवाज शरीफ, इनको पता ही नहीं है ज्यादा कि अबाउट PIA के जो इश्यूज हैं इन पर्टिकुलर, किसी ने स्टडी नहीं की जी। अब किसी ने कह दिया होगा किसी मिनिस्टर ने, और जी हमने बैंक ऑफ पंजाब बना लिया है, बैंक खैबर बैंक बना लिया है, तो हम एयर खैबर बना लेते हैं, एक एयरलाइन भी हम चला लेंगे, हमने बैंक चला लिया तो एयरलाइन भी चला लेंगे। अच्छा। हम बहुत सी इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट चलाती है, सेक्शन 42 इंडस्ट्रीज चलाती है, तो हम एयरलाइन भी चला सकते हैं, तो हम क्यों ना बिल्ड करें? मतलब है इस किस्म की बातें, फजूल बातें चलती है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग विद PIA। फेडरल गवर्नमेंट विद ऑल इट्स रिसोर्सेज, वो और आर्मी के लोग और एयरफोर्स के लोग, सारी रियासत पूरी, हुकूमत पूरी, एक नहीं 10 हुकूमतें आई हैं गई हैं, सब ने कोशिश की है चलाने की, विद ब्यूरोक्रेट्स, विद प्रोफेशनल्स, विद एवरीबडी एल्स, नहीं चलाया जाता इनसे। अच्छा। तो अब ये तो चला नहीं सके और प्रोविंशियल हुकूमत चला लेगी, ये नॉनसेंस। और अगर ये कहते हैं 10 बिलियन का इन्होंने PIA खरीदना है, तो उनकी रिजर्व प्राइस 80 बिलियन है, तो देखो ना फर्क कितना है। तो अगर 10 बिलियन की बात है, वो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है चलो जी हम ही चलाते रहते हैं, अगर वहां इन्होंने नुकसान करना है तो हम, तो इनके पास कौन सी फुलझड़ी है या जादू की कोई लैंप है जिसको ये करेंगे और ये PIA को चला लेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हबीब बैंक की प्राइवेटाइजेशन हुई थी बहुत अरसा पहले, मेरा 20-30 साल पहले, तो उसमें भी यही था कि गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया था बहुत कुछ हबीब बैंक का। अच्छा। तो फिर जाके हबीब बैंक बिका था, तो PIA के, हाँ PIA, और उसको बेल आउट करना पड़ा था हबीब बैंक, तो वो भी एक गवर्नमेंट का बैंक था ना। तो अब बात यह है कि यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि दे विल हैव टू डू समथिंग। UBL के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सो आई थिंक ये सब नॉनसेंस है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट चला नहीं सकती और ये लोग चला लेंगे, और बात करने को नहीं है तो हम ले लेते हैं, ये कोई बात है? आपने लेना है तो आप एक नई एयरलाइन चला लें, दैट्स मच बेटर। आप अपने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं एयरलाइन की, अगर शायद खाका नवासी चला सकता है एक एयरलाइन और लोग चला सकते हैं, तो आप भी चला सकते हैं। मगर मैं एक बात कहूँ, मियां नवाज शरीफ की हमेशा फलसफा ये रहा है कि प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है गवर्नमेंट का इंडस्ट्री चलाना या एयरलाइन चलाना, वो तो हमेशा ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो मरियम नवाज की बात मान ले और कहे जी ठीक है जी तुसी अपनी नवी एयरलाइन बना लो। ये सोची समझी बातें नहीं है, वही हवा में फायरिंग हो रही है। और ये भी हो सकता है वो अट्रैक्शन बढ़ाना चाह रहे हो बोलियों के लिए, बिड के लिए अट्रैक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, KP के वज़ीर आला हो या पंजाब के वज़ीर आला, इंटरेस्ट शो करके। इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जी एक साजिश के तहत बिड को बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं, ऐसी कोई बात एवें ये जैसे कहते हैं फुलझड़ी, तो जी ਅਸੀਂ भी बोली पा देने, एवें ड्रामा, नॉनसेंस, रबिश। ओके एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की बातों से मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मुल्क में कहा जाता है वो चुप रहते हैं, तो मैं ये ख्याल कर रही थी कि इतने अहम टाइम पे, इतने अहम दौरे के बाद वो पाकिस्तान आएंगे तो कोई बात करेंगे या नहीं। असल में सवाल पूछने का मकसद ये था जी। देखिए, नहीं मैं चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया। उन्होंने देखो ना, उन्होंने कहा कि वो मरियम ने बात की थी, तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो फिर नई एयरलाइन बना लो। वो दोनों बातें जो है ना वो उन्होंने एवं ही कर दी हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा। वो सिर्फ डिफ्लेक्ट करने के लिए, जवाब सवाल को खत्म करो गल नो। ठीक है, इसमें भी ये बात है ना, तो अगर एयरलाइन चलानी है तो फिर नवी एयरलाइन बना लो। दैट्स लाइक सेइंग फॉरगेट अबाउट बाइंग PIA। हाँ, कुछ ऐसा ही टच दिया उन्होंने अपनी बात को, वी वांट टू प्राइवेटाइज। हाँ, और वो ऐसे ही करते हैं ना, इधर की वो बात खुली छोड़ देते हैं ताकि जो मर्जी बना लो। ठीक है, एक और बात भी अभी तक खुली है लेकिन उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, और उस पेशरफ्त के नतीजे में 2 और अहम सवाल पैदा हो गए हैं। वो क्या है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे।
शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट किया जा रहा था जिस इजलास को, वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का इजलास इसलिए भी अहम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इससे हैं हुकूमत को बहुत सी उम्मीदें, और इसमें जो आईनी बेंचेस बनने हैं उसके हवाले से पेशरफ भी मुतवक्के है, और नए चीफ जस्टिस क्या इरादा रखते हैं उसका भी इल्म होगा। बहरहाल उसकी तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम स्पीकर ने भिजवा दिए हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को ये इजलास भी तलब कर लिया है। सिट साहब, आपके ख्याल में क्या फैसले हो सकते हैं? क्या ये तय पा जाएगा आईनी बेंच कैसे बनेगा, उसका सरबराह कौन होगा, फिर वो मेंबर कैसे बनेगा, ये सारे मामला तय पा जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस इजलास में? बिल्कुल, सब तय हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और जस्टिस अफरीदी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि सबको इकट्ठा कर लिया और मरहम पट्टी शुरू हो गई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल लाइक मंसूर अली शाह नाउ हैव डिसाइडेड टू कम ऑन बोर्ड एंड नॉट डिस्टेबलाइज द न्यू चीफ जस्टिस। और मैं समझता हूँ कि बड़ी कोऑपरेशन होगी और बड़े सीरियसली और संजीदा अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब होंगी। अच्छा, तो सिट साहब, इंतज़ामी तौर पर 2-3 ऐसे फैसले हैं जो काजी फाइज ईसा के थे और वो हम रिवर्स होते देख रहे हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना, इसके अलावा जो तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी है उसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना, और फिर रिसर्चर्स कुछ ऐसे हैं जो वापस बुलवाए गए हैं। तो हम क्या इससे ये भी समझ सकते हैं कि कुछ फैसले भी रिवर्स होने की तरफ जाएंगे? नहीं, फैसले कोई रिवर्स नहीं होंगे। जो अहम फैसले हैं जो गवर्नमेंट के हक में हुए वो रिवर्स नहीं होंगे। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, दिस इज टू, अंग्रेजी का लफ्ज है अपीज। ये है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इन सबको वापस फोल्ड में लाने की, कि वो जो चीजें आपके खिलाफ हुई थी सब रिवर्स हो रही। आपको रिसर्चर्स चाहिए, ले लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। काजी ने ये किया था, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, कम एंड सिट विद मी, हम तीनों डिसाइड करेंगे, लेट्स मूव टुगेदर। तो आई थिंक बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जस्टिस अफरीदी ने, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो 1-2-3 जजेस जो कि थोड़े से गुस्से में थे या इधर उधर हो रहे थे, दे ऑल कम टुगेदर अंडर दिस न्यू चीफ जस्टिस। उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने बिल्डिंग ब्रिजेस का काम शुरू कर दिया, मुशावरत के साथ, कॉम्प्रोमाइज के साथ और पोलाइटनेस के साथ, नॉन अग्रेसिव, कोऑपरेटिव तरीके के साथ वो अपनी इस हर्ड को आगे ले जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक दैट। तो फिर आईनी बेंचेस के सरबराह भी बन सकते हैं जब इस तरह से चल रहा है सब? ऐसे ही होगा। मैं आपको बताऊं क्या होगा। आईनी बेंच के भी सरबराह बनेंगे कोई जज साहब, ठीक है, वो जाहिर है गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ही बनेंगे। मगर फिर ये जो जजेस है ना, आयशा जस्टिस आयशा या मुनीर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर साहब, इनको भी शामिल किया जाएगा। मुनीब अख्तर, इनको भी एक आध को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाएगा ताकि इनकी आवाज भी आए, ताकि बैलेंसिंग हो जाए। आप समझे? सब खुश होंगे, सब अपनी आवाज जो है बुलंद करेंगे। गुड, वेरी गुड। शामिल किया जाएगा या हेड भी कर सकते हैं? ये दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं। हेड नहीं करेंगे। अगर हेड करेंगे भी तो देन द बेंच विल बी constituted in such a way that they are always the majority with the government's point of view. अच्छा सिट साहब, ये जो इब्तिदा में जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो यही है कि सभी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं याहिया आफरीदी और सब कुछ स्मूथ अभी तक चल रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ऐसे जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इससे पहले हुकूमत के लिए नापसंदीदा थी, लेकिन अभी तक हुकूमत दम साधे देख रही है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने एक लेटर लिखा था, उन्होंने भी जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की है, तो उस मुलाकात में भी बहुत कुछ रीड किया जा रहा है। आपको लगता है कि उस पर कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि उस पर भी एक केस चल रहा है? कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वो गए हैं बताने के लिए, जी हमने ये किया था, ये बैकग्राउंड थी, ये हुआ। तो जस्टिस जज साहब ने, चीफ जस्टिस सुन ली होगी बात, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने नोट कर लिया, we'll see how it goes. I'm glad you've taken me into confidence. Don't worry, relax. Okay. I'll make sure कि ऐसी चीजें फिर ना हो. Take it easy. Carry on. I'll leave it to me. I'll deal with it.
ओके ओके सो इन अ वे सिचुएशन जो है, जो इतनी अफरा तफरी की बनी थी और टकराव की बनी थी, वो डिफ्यूज़ होने की तरफ जा रही है और ये खुश आइंद है। हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं मामलात जो इससे पहले किसी तूफान का पेश खैमा समझे जा रहे थे। तो चल रहे हैं, बढ़ते हैं बड़े तूफान की तरफ सेठ साहब, जो अगले हफ्ते आ रहा है अमेरिका में। आप क्योंकि वहां से होके आए हैं, तो इसलिए वहां पर ज़ाहिर है तूफान तो आएगा आपके बाद। तो 5 नवंबर को वहाँ सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और ये एक ऐसा इलेक्शन है जिस पर एक अरसे से प्रिडिक्ट करने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन लिचमैन, वो बेचारे एंजाइटी का शिकार हो गए हैं और वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसे है कि मुझे थ्रेट्स मौसूल हुए हैं इस तरह की प्रिडिक्शन करने पर कि कुछ की इंडिकेटर्स में से ज़्यादा पर सबकत कमला हैरिस को है, सिर्फ 3 पर डोनाल्ड ट्रंप को वो समझते हैं कि वो हो सकते हैं। और उससे पहले उन्होंने जितनी प्रेडिक्शंस की सिवाय 2000 के उस साल के अलावा बाकी सारी प्रेडिक्शंस सही साबित हुई हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि आप क्या रीड कर रहे हैं कि जैसे पोल्स आ रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आएगा, ये सरप्राइज मिल सकता है कोई? नहीं, मैं नहीं समझता ज्यादा सरप्राइज होगा। जो ज्यादा शऊर रखते हैं पोलस्टर्स या जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कमला हैरिस विल विन। देखिए, अमेरिका में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, इन सम वेज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पॉपुलिज्म जो है, वेस्ट हमारे यहाँ तो है ही है, मगर बहुत सी पुरानी डेमोक्रेसीज में भी अब डेमोक्रेसी रिट्रीट कर रही है, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है और पॉपुलिज्म बढ़ रही है। सारे यूरोप में आप देख लें, मैं नाम नहीं लेता, बहुत से मुल्क आप छोड़े इस बात, बहुत से, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड रिट्रीट ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, अमेरिका में भी है, ट्रंप इसको रिप्रेजेंट करता है, द रिट्रीट फ्रॉम डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड ऑटोक्रेसी। तो अब बात यह है कि कौन वोट कर रहा है ट्रंप के लिए? ट्रंप के लिए वही लोग वोट कर रहे हैं जिस किस्म के लोग फ्रांस में वोट कर रहे हैं फॉर पॉपुलिस्ट, या ब्राजील में कर रहे हैं, या और जगह पे कर रहे हैं। अब टर्की में फॉर एग्जांपल, बहुत से, इंडिया में, वो कहते हैं ट्रंप के बारे में, रिपब्लिकन्स के बारे में, कि इस वक्त अगर आप देखें तो जो ज्यादा कॉलेज एजुकेटेड लोग हैं जी, वो वोट कर रहे हैं कमला के लिए, और जो स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल हैं, जिन्होंने कॉलेज नहीं पूरा किया, दे आर मोस्टली, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वोटिंग फॉर ट्रंप। इसका ये मतलब है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, हार्टलैंड ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका का मैप देखें ना, हार्टलैंड ऑफ अमेरिका, सेंटर सारा लाल है, रिपब्लिकन। और बात है कि पॉपुलेशन कम है तो वोट्स कम है उनके, मगर द ऑल सारा कंजर्वेटिव अमेरिका जो है ना, दैट इज ऑल वोटिंग फॉर ट्रंप। और जो लिबरल अमेरिका है, जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, दैट इज ऑल वोटिंग फॉर द डेमोक्रेट्स। अच्छा, अब बिकॉज ट्रंप जो है वो बहुत सी ट्रेडिशनल वैल्यूज को रीअसर्ट करना चाह रहा है, एंड ट्रेडिशनल अमेरिका जो है वो हमेशा ट्रेडिशनल, फेयर, नेशनलिस्ट, फेयरफुल, आइसोलेशनिस्ट, रिएक्शनरी, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस, और इस्लामोफोबिक, नाउ इस्लामोफोबिक। सो दीज आर द पीपल हु वोटिंग फॉर। मगर जो ज्यादा जहाँ लिबरलिज्म है वहाँ कमला हैरिस के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है ना, दैट इज प्रो कमला हैरिस, दैट इज एंटी ट्रंप। मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रंप जो कह रहा है कि उसको एडवाइस ये दी जा रही है कि अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो 50,000 लोग स्टेट डिपार्टमेंट से निकाल दें। सारी स्टेट डिपार्टमेंट जो है ना उनकी, वो कहते हैं ये लिबरल से बढ़ी हुई है, यहाँ ह्यूमन राइट्स वाले बैठे हुए हैं, लिबरल्स बैठे हुए हैं, इन सबको निकालो। अच्छा। और आप हमारे राइट विंग, कंजर्वेटिव, रिलीजियस, इन लोगों को लेके आओ। अब बात यह है कि दैट टेल्स यू कि देयर इज अ बिगर स्ट्रगल गोइंग ऑन in America than in many other countries, because Trump is anti-establishment. वो कहता है मैं ये नहीं हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, मैं इनको सीधा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ। तो अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका। अगर तो कमला हैरिस आ जाती है तो रिपब्लिकन्स जो है ना, दिस इज देयर लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद और भी ज्यादा लिबरल हो जाएगा अमेरिका। मगर अगर कमला हैरिस हार जाती है और ट्रंप आ जाता है तो देयर विल बी अ
a shift, a shunting towards the right, greater isolation, no warmongering, but trade deficit, trade restrictions, and similarly nationalism, American nationalism on the rise, anti-Europe, and so on and so forth. तो इस किस्म की चीजें वहाँ are in the balance right now. तो मेरा ख्याल है कि कमला हैरिस विल विन, बट अगर ट्रम्प जीत जाए, so this is going to be a very close election. वो कहते हैं एक स्टेट है जहाँ पेंसिल्वेनिया है जहाँ सारा कुछ फैसला होना है, उनके 19 वोट हैं, कमला हैरिस को 2 वोट की जरूरत होगी और ट्रम्प को ज्यादा की जरूरत होगी. अगर पेंसिल्वेनिया कमला हैरिस की तरफ जाता है तो कमला हैरिस जीत जाएगी विद अ लीड ऑफ 17, और अगर ट्रम्प को मिलते हैं तो ट्रम्प जीत जाएगा. सो इट्स वेरी मार्जिनल. अमेरिका में ऐसे ही रहा है. ऑल अमेरिकन इलेक्शंस हैव बीन प्रीटी मार्जिनल. 2-3 स्टेट्स के अंदर ही डिपेंड करता है. तो प्रेडिक्शंस जो है वो दे क्वाइट नैरो, बट इस वक्त इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन. आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस, बट आई कैन से दिस दैट जो भी इलेक्ट होगा, it will mark a very important turning point for America. Either a shift to the right or a shift to the left. ठीक है. इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और हम आएंगे तो ज़ाहिर है इसके नतीजे सामने आ चुके होंगे, तो फिर इस पर मज़ीद तबसरे की गुंजाइश भी होगी. हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. एक बहुत अहम सवाल जिसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन ये खासा रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये इंग्लैंड से मलिक वकार अली साहब पूछ रहे हैं. कादी फादी साहब के साथ जो इधर लंदन में मिसबिहेव हुआ है उसको तो आपने बड़े कैजुअली इसको डिस्कस किया. ये जो पीटीआई ने कैरी ऑन किया हुआ है, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं या मौजूदा जज हैं या जो भी बंदा इंतजामिया में है, क्या उन लोगों को ये थ्रेट नहीं कर रहे कि अगर आप लोगों ने पीटीआई की मर्जी के मुताबिक इंसाफ ना किया तो आप लोगों के साथ यही सलूक किया जाएगा? इससे क्या जुडिशरी कोई रिएक्शन देगी या डर जाएगी उनसे और कहेगी कि कादी साहब के साथ हुआ है, ठीक हुआ है, और फिर दोबारा पीटीआई को खुली छुट्टी देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इसको जुडिशरी के अंदर मदाखलत नहीं तस्वर करेंगे? जी सेठी साहब. नहीं, इसको नहीं मदाखलत ऑफिशियली तो कभी नहीं मानेंगे कि ये इनके ऊपर प्रेशर है, फिर इनको कुछ करना पड़ेगा तो कर तो सकते कुछ नहीं. इसलिए ये तो तस्लीम नहीं करेंगे कि इसके साथ इनके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है. हकीकत ये है कि प्रेशर है. हकीकत ये है कि यही तो पीटीआई की पॉलिसी है, यही तो स्ट्रेटजी है कि किसी जगह पे भी मौका ना छोड़ा जाए इनको लोगों को बदनाम करने का, उनको अंडर प्रेशर लाने का. इसीलिए वो लगे रहते हैं चोर चोर चोर, और हर जगह पे 20-30 लोग पहुंच जाते हैं, और हर जगह पे जाके वो तो हर बंदा जो है जो अपनी इज्जत को बचाना चाहता है या अपनी इज्जत प्यारी है उसको, वो सोचेगा ना 2 दफा कि यार अगर मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे गालियां देनी है तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. तो मैं तो लोग बड़ा फिर ख्याल करते हैं ना, बिकॉज ये जो तबका है ना, जो बेशतर इस तबके में से वो लोग हैं जो कॉलेज एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं है. हमारी जो माइग्रेशन हुई है, इमिग्रेशन हुई है पाकिस्तान से, उस बेसिकली वर्किंग क्लास पीपल. वो फिर वहाँ जब वर्किंग क्लास लोग जो थे, दे वेंट इन सर्च ऑफ जॉब्स, नॉट हाई कॉलर वाइट कॉलर जॉब्स और ब्लू कॉलर जॉब्स, और उनकी फिर यहाँ, और वो ज्यादातर वहाँ सेटल्ड है. तो अब आप सोच ही लीजिए, वही ट्रम्प वाला फिनोमिनन है कि हमारे भी लोग जो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम नॉट इन अमेरिका, वहाँ तो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. मगर डेफिनेटली इन यूरोप एंड इन द मिडल ईस्ट एंड इन द यूके, अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर नॉट इवन यूनिवर्सिटी एजुकेटेड. मगर ये इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी एजुकेटेड लोग नहीं इनको ज्वाइन कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी एजुकेटेड लोग इस किस्म की जो पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग है पब्लिक के अंदर, आई थिंक वो ज्यादा नहीं करना चाहेंगे. वो तालीम के साथ कुछ लिहाज भी आ जाता है. दिस इज द लुम्पन एलिमेंट. और बहुत से ऐसे लोग हैं, दैट इज द वे द पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इज इन यूरोप एंड इन द मिडल ईस्ट एंड इन द यूके. मगर और इसीलिए मैं कहता हूँ ना 20-25 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. अगर तो होना जी 5,000 लोग 10,000 लोग निकले तो फिर आप कह सकते हैं कि क्रॉस स्पेक्ट्रम से आए. बट मेरा ख्याल है जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं या अपर क्लास फैमिली से लोग हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट जरूर करते हैं, बट दे विल नॉट गो एंड डू गाली गलोच लाइक दिस. तो ये एक छोटा सा तबका है जो कि हुलिगनिज्म और गुंडागर्दी जो है, वो जिस माहौल से वो आए हैं वहाँ इस किस्म की चीज होती है. मगर मैं आपको बताऊं, मगर ये प्रेशर जरूर है
जजेस के ऊपर। अगर कोई जज पहचाना जाए ही इज नोन टू बी एंटी पीटीआई, तो वो 10 दफा सोचेगा कि यार मैं वहां जाऊंगा तो यहाँ होगा कि नहीं होगा। तस्लीम नहीं करेंगे मगर पीटीआई के टैक्टिक्स सक्सेसफुल है। लॉन्ग रन में फिर ये कैसे मुतासिर कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। बहरहाल बहुत अहम, बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह के और भी बहुत से सवाल हैं, प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाते रहेंगे आप।